हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक और मैं हूं स्वाति। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज यूजीसी नेट जेआरएफ। तो ये नेट जेआरएफ होता क्या है? क्या ये दो सेपरेट एग्जाम्स है? तो अलग एग्जाम देने पड़ते हैं? नहीं, नेट जेआरएफ एक सिंगल एग्जाम है। एंड पहली बात, ये यूजीसी कंडक्ट नहीं करवाती है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो प्रोफेसर हम जानते हैं हमारे कॉलेजेस में, तो प्रोफेसर बनने के लिए पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, फिर आपको प्रमोशन से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हैं। तो ये बनने की एलिजिबिलिटी देती है आपको नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये उन स्टूडेंट्स को मिलती है, ये एक फेलोशिप अमाउंट है, स्कॉलरशिप जैसे मान लीजिए, जो पीएचडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए होता है कि सरकार की तरफ से उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है स्कॉलरशिप के तौर पे, वो उनकी रिसर्च में हेल्प करने के लिए। तो इस स्कॉलरशिप की अमाउंट को अवेल करने के लिए उन्हें जेआरएफ का एग्जाम देना होता है। तो सेपरेट एग्जाम नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, ये सिंगल एग्जाम है। इसमें जो भी स्टूडेंट कट ऑफ से ऊपर लाएगा वो सारे बच्चे नेट एलिजिबल हो जाएंगे, नेट क्वालिफाइड रहेंगे। उनमें भी जो टॉप स्कोरर्स होंगे, एक 10-12 स्टूडेंट्स जो भी होगा क्राइटेरिया, उस हिसाब से उन बच्चों को जेआरएफ की जो है एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो जेआरएफ की एक जो नेट की सर्टिफिकेट मिलती है, वैसे एक जेआरएफ की सर्टिफिकेट मिलेगी, जिससे वो उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड ये सारी चीजें रिसर्च को फेलिसिटेट करने के लिए होता है, उन रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए। और इस एग्जाम को कौन दे सकते हैं, क्या इसकी सिलेबस है, क्राइटेरिया क्या है, वो जान। पहले इस एग्जाम को पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसीलिए क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एग्जाम है, जैसे हमने किया। असिस्टेंट प्रोफेसर करने के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना मैंडेटरी होती है। मतलब जैसे हमने लॉ किया, एलएलबी के बाद एलएलएम, तो जिनका एलएलएम है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इन ये लोग ये एग्जाम देने के एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं। ऐसे हर एक ग्रेजुएशन के बाद जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमबीए, एमसीए, तो एम टेक, ये सारे बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये सारे ही एजुकेशन के जो फील्ड है लागू है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपको जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को 55% से अबव मार्क्स लाना जरूरी है इस एग्जाम के लिए। और जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। तो जो भी 55% या 50% के ऊपर है, वो एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर। उसके बाद एज लिमिट क्या है? एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, ईयरली ट्वाइस होती है। तो जो है आप जितने बार मर्जी आप एग्जाम दे सकते हैं, एंड इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। पर लेकिन आपको अगर जेआरएफ बनना है तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। 30 years फॉर जनरल कैटेगरी, 33 years फॉर ओबीसी और 35 years फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। अभी जैसे आप जानते हैं 2022 की दिसंबर साइकिल की डेट्स आ चुकी है, एग्जाम के लिए फॉर्म भर दी गई है, एग्जाम की इंतजार कर रहे हैं बच्चे, एडमिट कार्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम 2023 की जो साइकिल है उसकी भी, जो जून की साइकिल आती है, ये जून और दिसंबर की 2 साइकिल में चलता है। जो जून की साइकिल है उसके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, एंड अभी रिसेंटली डेट्स को पोस्टपोन भी कर दी गई है, तो उससे आप अपडेट हो जाइए। एंड ये जो 2022 वाले बच्चे हैं इनके लिए +1 करके एक और इन्हें एज बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोविड में जो अटेम्प्ट नहीं हो पाया था उस वजह से। तो हर एक बच्चा, मतलब ये सिर्फ इसी साल के लिए होगा। 31 years फॉर जनरल, 33 फॉर ओबीसी, 36 फॉर, मतलब 33+1 और 35+1, इस हिसाब से होगा। तो एज लिमिट के बाद एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? एग्जाम पैटर्न, एग्जाम 2 पेपर्स में कंडक्ट होगा। ये कंप्लीटली एक ही सेशन होती है, मतलब 2 सेशन में चलती है एग्जाम, मॉर्निंग 9 से 12 और इवनिंग
3 से 6 ऐसे। तो इसमें 3 आवर्स की जो एग्जाम है ये आपकी कंप्लीट ऑनलाइन एग्जाम होगी और इस ऑनलाइन एग्जाम मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन खुश मत होना, क्योंकि जो भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। एंड यूजीसी ऐसे ही एक टफ एग्जाम्स में से एक है। तो इसकी सिलेबस जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी कि सिलेबस इसकी इतनी वास्ट है कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा। भले ही नो नेगेटिव मार्किंग है लेकिन आपको लेंदी लग जाएगी पेपर। 3 आवर्स, नो नेगेटिव मार्किंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और ये ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और इसमें 2 पेपर्स है, मतलब पेपर जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जनरल पेपर है सारे स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें आएंगे 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। और लॉ पेपर मतलब पेपर 2 जो है वो स्पेसिफिक होगा हर किसी स्टूडेंट की जो स्पेशलाइजेशन है उस पे हमारी लॉ होगी। तो इसीलिए हम लोगों का पेपर 2 लॉ होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और ये होंगे 200 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। इन टोटल आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे 300 मार्क्स के। तो इनमें आपको एक और हैक है कि हर पेपर अलग अलग क्वालिफाई होना भी जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल कैटेगरी, 35% SC ST OBC PWD। मतलब आपको पेपर 1 में अलग से 40% लाना है और पेपर 2 में अलग से 40% लाना है। तो आपको इन दोनों पेपर्स में अलग अलग से ये 40% लाने पे ही जो है आप जो मार्किंग लिस्ट है उसमें एलिजिबल होंगे और उसमें भी फिर कट ऑफ में आपको लाया जाए। तो आपको इस एग्जाम के लिए एक गोल ओरिएंटेड ही स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स लाना तो ठीक है, आसान बात है, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, कट ऑफ के ऊपर जाने के लिए आपको एक गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी। आपको सिलेबस की 100% नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस को आप देखे इस एग्जाम की और पढ़ नहीं सकते। तो सिलेबस जो है इस एग्जाम का, फर्स्ट लॉ पेपर 1 की डिस्कस करें तो लॉ पेपर 1 में आपको, लॉ पेपर 1 वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इसीलिए क्योंकि लॉ पेपर 1 को किसी ने नहीं पढ़ा। जो लॉ पेपर 2 है वो तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो हम लोगों ने लिया है उसी से क्वेश्चंस है एंड उसको हमने कहीं ना कहीं पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े ही है, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन लॉ पेपर 1 सबके लिए ही पहली बारी होती है, सब नया नया ही पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से लॉ पेपर 1 आपके लिए स्कोरिंग हो सकती है अगर आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी कर ले। आपका कट ऑफ डिसाइड करने में, आपका मेरिट डिसाइड करने में लॉ पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा। एंड दोनों ही पेपर में 10-10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो यूनिट 1 जो लॉ पेपर सॉरी जो जनरल पेपर है उसमें रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर है, उसमें फर्स्ट चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये सारे थियोरी बेस्ड लगते हैं लेकिन इन्हें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि आप लेमैन जैसे कुछ भी मतलब थोड़ा सा जनरल दिमाग लगा के आप लिख सकते हैं टाइप के नहीं पूछे जाएंगे। आपको ये कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, थियोरी इसकी पढ़ के आपको बार बार रिवाइज करके ही आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में नहीं है सब्जेक्ट लेकिन बहुत वास्ट इसकी सिलेबस है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। एंड 10 यूनिट्स और हर यूनिट के अगर 5-5 मार्क्स भी मान लेते हैं तो 5-5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर, ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी सवाल आते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग से ये जो मेथड्स है, ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा, मोक्ष, ये सारे पूछे गए सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इनके। तो इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपलसरी आप अपना ये एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर की ट्रेंड कैसी है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एंड ये वाली जो रिसर्च एप्टीट्यूड और सेकेंड चैप्टर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है
क्योंकि आप टीचिंग और रिसर्च के लिए ही बेसिकली एग्जाम दे रहे हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड ये रिसर्च एथिक्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो है यूनिट्स है। कॉम्प्रीहेंशन नो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन प्लीज आप सारे यूनिट्स को पढ़ के जाइएगा और सारे 100% अटेम्प्ट करके जरूर आना, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जरूर मार्क कर देना कोई ना कोई आंसर। हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ डिसाइड करने के लिए वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इसीलिए कोई यूनिट छोड़ना नहीं एंड अच्छे से तैयारी कर लीजिए तो हो जाएगा। बाकी कॉम्प्रीहेंशन तो ये सबके लिए इजी है, पैसेज पढ़ के आंसर्स मार्क करना, तो ये हो जाएगा आपका। बाकी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो है मास मीडिया एंड सोसाइटी में आपको करंट जो टॉपिक्स हैं उनसे भी आपको जाएंगे। और इस जो पेपर 1 की इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट्स है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तीनों यूनिट्स आपकी स्कोरिंग यूनिट्स होंगे, क्योंकि ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस है ये आपको नया पार लगा देगी, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं। आप इन्हें बस प्रैक्टिस करिए, लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करके आप जाना, तो ये क्वेश्चंस को तो 100% अटेंड करिएगा, बिकॉज ये होते हैं और ये बहुत स्कोरिंग भी होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में स्पेशली ये जो वेन डायग्राम है इसके क्वेश्चंस तो 100% आएंगे। वेन डायग्राम, बार चार्ट और फिर सॉरी वेन डायग्राम के क्वेश्चन, जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस, वो सारे आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो जो है इन क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना। एंड उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा, जो उसमें लाइन चार्ट और पाई चार्ट, टेबल चार्ट, इसकी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको 100% अटेंड करना। एंड उसके बाद यूनिट 8 जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जैसे हम लोग आज डिजिटल एरा में है तो ये इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पूछना इसका। एंड इसके बाद जो एनवायरनमेंट का चैप्टर है, ये भी हमें अपना एनवायरनमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और फिर करंट अफेयर्स में भी अगर कोई आपकी जो है चल रही है इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है इस एग्जाम में, तो उससे भी आप जो है अपडेटेड रहिए। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज जो कुछ भी है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर एक चीज़ से आपको क्वेश्चंस आ सकती है। इसके अलावा हायर एजुकेशन सिस्टम, जो फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसी के जैसे ये हायर एजुकेशन सिस्टम थियरी बेस्ड चैप्टर है जिसे आपको पढ़ना है। हायर एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं आप जो है इसके क्वेश्चंस थोड़े से मतलब लेमैन की तरह आप सोच के आंसर दे सकते हैं, लेकिन तभी दे पाएंगे जब आप एक बार पढ़ चुके हैं चैप्टर। ये नहीं है कि आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप अपना दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आसान है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स थियोरी बेस्ड और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं। एंड पेपर 1 अगर आपने क्रैक कर लिया तो पेपर 2 जो लॉ पेपर है वो तो सबसे आसान पेपर है, क्योंकि हम लॉ तो पढ़ ही रहे पूरे कॉलेज, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो पेपर 2 हम लोगों के लिए आसान है। आसान मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आसान मानोगे तो ही आप निकाल पाओगे, कठिन मान के आप जो है मोटिवेशन लाना बहुत जरूरी होता है, तो आसान मानिए आराम से निकल जाएगा। तो लॉ पेपर 2 लॉ का जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिलेबस वास्ट मैंने कहा था, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको सारे हेडिंग्स दिख जाएंगे जो हमने कॉलेज में पढ़ा है। नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ, मोरालिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटी, और फिर सारे लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, किसकी क्या थियोरी थी, हर एक चीज पूछ ली जाएगी। तो जो है किसने क्या बुक लिखी थी, थिंकर्स के बारे में सब आ जाएगा, तो अच्छे से आप रट लीजिए अगर नहीं आता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको आ ही जाएगा थियोरी किसकी कौन सी है सब कुछ।
और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबकी आसान फेवरेट सब्जेक्ट है ही, तो ये तो आराम से हो जाएगा। इसमें आपको प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, राइट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सारे इमरजेंसी, जुडिशरी, टेम्पररी और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस, सारी चीजें, जुडिशियल रिव्यू, हर एक चीज। ये यूनिट तो बहुत आसान वाला यूनिट है जो हम लोगों ने पढ़ाई है लॉ में। बाकी जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ हो सकता है कई बच्चों ने ऑप्शनल में ना पढ़ा हो इसको, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो नेट के लिए पढ़िए। एंड पेपर 2 जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चंस है और 10 यूनिट्स, मतलब हर यूनिट के 10 सवाल मान लो, तो 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस नजरिए से। तो आपको हर यूनिट के क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा एंड आप किसी भी यूनिट को छोड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। फिर इसमें इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसमें आपको पूछ लिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऑर्गेनाइजेशंस और फिर जो है कन्वेंशंस कोई हो तो हर एक चीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, तो ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट होती है इस वाले यूनिट में। तो आपको सब कुछ थरो होना पड़ेगा। एंड उसके बाद लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपको एक खुशखबरी है कि यहाँ पे सिर्फ आईपीसी है और सीआरपीसी नहीं है। एक खुशखबरी इसलिए है क्योंकि सीआरपीसी थोड़ी सी वास्ट है और फिर जो है प्रोसीजरल लॉ, तो उसके सेक्शन अगर पूछ लिए जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक सब्जेक्ट है, तो इस वजह से सिर्फ आईपीसी है तो आराम से हो जाएगा। एंड आईपीसी है तो इसीलिए ये भी आसान है। एंड जो है आईपीसी में आपको एक्टस रियस, मेंस रिया, जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, स्टेट एंड टेररिज्म, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग और फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सारे टॉपिक्स जितने भी आईपीसी के इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, हमारे सिलेबस में रही है, वही यहाँ पे भी हाईलाइटेड है। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस, टॉर्ट्स। और टॉर्ट्स तो ये भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैं इसको भी आसान कहूंगी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट भी है। तो ध्यान दीजिए आप सिलेबस पढ़ते वक्त कि जो है यहाँ पे कई सारी और चीजें अंदर लिखी हुई है, तो यूनिट के नाम पे ही मत जाइएगा, बाकी अंदर की जो कॉन्सेप्ट्स है उन पे भी आप नजर दौड़ाइए। एंड टॉर्ट्स भी एक आसान है, तो जो है जनरल डिफेंसेस, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में एक और मैंडेटरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूँ, केस लॉस पे ध्यान दीजिए। केस लॉस जो इंपॉर्टेंट हो, करंट हो, लैंडमार्क जजमेंट्स, इन पे आपको सवाल आ सकते हैं, तो केस लॉस इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लॉ बच्चों के लिए तो केस लॉस इंपॉर्टेंट है ही हर सब्जेक्ट का। कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ में आपको कॉन्ट्रैक्ट और फिर पार्टनरशिप, एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे ही स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे जितने भी हमारे कमर्शियल लॉ और जो है आसान लॉ में फिर से कहूंगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैसे आसान सब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है। एंड इसमें कई सारे बहुत सारे एक्ट्स आ गए हैं, तो आपको हर एक एक्ट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आपको हर एक एक्ट को कंपल्सरीली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस यूनिट से 10 क्वेश्चन मान लीजिए और इधर 10 एक्ट में से एक एक सवाल भी पूछ लिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है आपको सारे एक्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा अपने प्रिपरेशन पे और अच्छे से पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप जो है बुक्स रेफर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफर करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने की ट्रेंड कैसी है। बिकॉज हर यूनिट से ही एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तभी उसे सिलेबस में दिया हुआ है। तो इससे आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं, सही डायरेक्शन में आप पढ़ पाएंगे। एंड नेक्स्ट यूनिट 7 फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में दोनों आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही पूछे गए हैं। हिंदू लॉ में मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन, हेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस, सारी ये अलग जो और सब एक्ट्स है वो भी आ गए, इंक्लूड हो चुके हैं। तो इसमें भी कई सारे एक्ट्स आ जाते हैं, तो इस वजह से फैमिली लॉ में हिंदू और मुस्लिम लॉ के दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको
इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और इक्वली पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली मुस्लिम लॉ में जब पूछ लिया जाते हैं पर्टिकुलर टर्म्स जो होते हैं डिवोर्स के वगैरह, तो तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसीलिए आपको पढ़ना है। एंड वेरैक्स पढ़िए या फिर जो है कोई बुक्स रेफर करिए, या फिर अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप बता दीजिए कमेंट करके, तो हम यूजीसी नेट की ही हर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ और वीडियोस बना के आपके लिए हम लेके आएंगे, तो जो है आपकी प्रिपरेशन और आसान हो सकती है। एंड फिर यूनिट 8 एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ। एनवायरनमेंट में भी अलग से कई सारे एक्ट्स आ जाते हैं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह, तो वो सारे एक्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एनवायरमेंट मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। फिर उसमें भी आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, यूएन कॉन्फ्रेंसेस जो भी रहे हो, और फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट इन इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड ग्रुप राइट्स, इस पे भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। और फिर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ये सारे ही चीज जो है आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, आईटी लॉ, आईपीआर लॉ, अगर आपने लॉ स्कूल में पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा, नहीं पढ़ा है ऑप्शनल में निकल गया तो अब पढ़ लीजिए। आईपीआर वैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आपको आसान लगेगी, लेकिन इसमें जो ईयर होता है, मतलब कॉपीराइट कितने साल के लिए है, पेटेंट कितने साल के लिए है, तो ऐसी उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे किस चीज पे आप पेटेंट ग्रांट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसकी जो पर्टिकुलर नोवेल्टी, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो सब आपको इम्पोर्टेंट होता है। एंड कौन से साल में पेटेंट एक्ट आई थी, कब ट्रेडमार्क एक्ट आया, तो ये सारी चीजें आपको पूछते हैं। क्वेश्चंस जो है फैक्चुअल भी हो सकते हैं या फिर जो है इन डेप्थ थियोरेटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो आईपीआर और आईटी लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम्स, और जो है आईटी लॉ में डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो इन पे भी आपको जो है अच्छे से इस यूनिट को तैयार करना पड़ेगा। एंड उसके बाद कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो जानते हैं कि आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में कहा गया है, पूछा गया है। आपकी ये यूनिट कंप्लीटली बताती है मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, कनाडा, यूएसए, कनाडा, इंडिया, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, तो जो यहाँ पे लिखा है और इसी के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि पूछा ही गया, आपके सिलेबस में दिया ही गया है। एंड ओपन गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूएसए, यूके, इंडिया, आपको जो है कंप्लीटली, अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इससे पहले देखा नहीं है तो प्लीज आप फर्स्ट काम यही करिएगा कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करिए, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे होने वाला है ये पेपर। बिकॉज यूजीसी नेट एक टफ एग्जाम ही है। नो नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान हो जाता है, ये एग्जाम बहुत टफ है, लेकिन पढ़ के जब आप देते हो तो आपकी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उससे आप आराम से पार कर जाते हैं। एंड कट ऑफ से ऊपर लाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज कर ही रहे बच्चे क्रैक नेट और यूजीसी नेट और जेआरएफ की, तो जो है कुछ अलग चीज नहीं है, तो हम भी जो है पढ़ लिख के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे जो है नेट के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जो है एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जो है सॉल्व करके इसी चैनल पे आपके लिए और अपडेट कर देंगे। अगर आपको मतलब चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड आप में से अगर कोई 2022 या 2023 का एग्जाम दे रहा है
तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ये प्रिपरेशन अच्छे से करना। तो थैंक यू वेरी मच।